देखा जा रहा है इजाफा। मौसम वैज्ञानिकों का दावा, अभी और बढ़ेगी गर्मी की तपिश। 5 जुलाई के बाद हो सकती है बारिश, उसके बाद ही देखी जा सकती है मौसम के मिजाज में तब्दीली। विश्व बैंक ने कोविड-19 प्रभावित भारत के असंगठित क्षेत्र के मजदूर वर्ग की मदद के लिए दिया 50 करोड़ $, यानी करीब 3,717 करोड़ का ऋण। 18.5 साल में चुकाना होगा ये कर्ज। एयर मार्शल विवेक राम चौधरी होंगे इंडियन एयरफोर्स के नए उप प्रमुख। वीआर चौधरी ने एयर मार्शल हरजीत सिंह अरोड़ा की ली जगह। 38 साल के लंबे वक्त में वीआर चौधरी ने भारतीय वायुसेना के कई तरह के लड़ाकू और प्रशिक्षक विमान उड़ाने का तजुर्बा किया हासिल। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई जगन मोहन रेड्डी ने टोक्यो ओलंपिक में शामिल होने वाले राज्य के एथलीटों से मुलाकात कर दी शुभकामना। रेड्डी ने बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु समेत 3 खिलाड़ियों को 5-5 लाख रुपए की नकद राशि भी की प्रदान। 18,000 फीट की ऊंचाई से बचाई युवक की जान, आईटीबीपी के जवान बने फरिश्ते। जिसने भी रेस्क्यू की तस्वीरें देखी, दांतों तले उंगली दबाने को हो गया मजबूर। हर कोई कर रहा है सरहद के जाबाजों को सैल्यूट। नमस्कार, स्वागत है आपका दमदार समाचार लगातार में। मैं हूं जुबैर खान। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि हम परिवहन ईंधन के रूप में ग्रीन हाइड्रोजन पर तेजी के साथ शोध कर रहे हैं। आईआईटी चेन्नई काफी प्रयोग कर रहा है। आईआईटी चेन्नई का हाइड्रोजन ईंधन सेल पर किया जा रहा शोध दिलचस्प है। गडकरी ने यह भी कहा कि जहां वे समुद्र और इसके आसपास के आधारित खारे पानी और सौर ऊर्जा से ऊर्जा उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। और क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनवाते हैं। To manage the EV charging load. The first measure promotes to use of renewable energy to charge electric. We are using solar power. Our solar power generation is very huge. Lot of thousands of projects are now. We are encouraging people for making solar energy. And idea is using solar energy for charging of e-vehicle. The first measure promote the use of renewable energy to charge electric. मध्य प्रदेश के नेमावार की घटना पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाई लेवल बैठक की और कहा कि आज मैंने कानून व्यवस्था को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की। नेमावार की घटना जघन्य है। अपराधी पकड़े गए हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर इनको सख्त से सख्त सजा मिले, इसमें सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। और क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनवाते हैं। नियंत्रण के काम में सरकार अभी लगी थी, लेकिन कानून और व्यवस्था को लेकर आज मैंने उच्च स्तरीय बैठक की है। विशेषकर नेमावर की जो घटना हुई है वो जघन्यतम है। ये अपराधी नहीं, नराधम है। पकड़ लिए गए हैं, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट में इनको सख्त से सख्त दुर्लभ सजा मिले, इसमें सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। और कार्रवाई का उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। घटना से मैं भी अंदर से बहुत आहत हूं, लेकिन केवल इससे काम नहीं चलेगा। मैंने कह दिया है, निर्देश दिए कि परिणाम चाहिए। कठोरतम सजा के रूप में अपराधियों को सजा मिले और बाकी जो कार्रवाइयां की जा सकती है करें। पीड़ित परिवार के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। 25,000 रुपए की सहायता पीड़ित परिवार के परिजनों को दी जाएगी। परिजनों के साथ हम खड़े हैं। कोरोना वायरस को मात देने में यूपी की योगी सरकार के मॉडल का डंका ऑस्ट्रेलिया तक बज रहा है। ऑस्ट्रेलिया के एक सांसद क्रेग केली ने यूपी मॉडल की तारीफ की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि डेल्टा वेरिएंट को रोकने के लिए योगी सरकार ने अपनी बेहतर नीति अपनाई है। यूके की अपेक्षा में यूपी ने बेहतर काम किया है। क्रेग ने अपने ट्वीट में यूपी और यूके के आज के आंकड़ों और जनसंख्या की तुलना की है। उन्होंने लिखा कि भारत के राज्य उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 230 करोड़ है। यूपी ने
आइवरमेक्टिन का इस्तेमाल कर कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ जंग जीत ली। आज यूपी में 182 नए मामले सामने आए हैं। वहीं यूके की जनसंख्या 6 करोड़ 7 लाख है। यूके में आइवरमेक्टिन को रिजेक्ट किया गया है और वैक्सीन पर भरोसा दिया गया है। आज यूके में 20,479 नए केस हैं। इससे पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन भी योगी सरकार के कोविड प्रबंधन की तारीफ कर चुका है। ग्रामीण इलाकों में राज्य सरकार के माइक्रो मैनेजमेंट को डब्ल्यूएचओ ने सराहा था। डब्ल्यूएचओ ने अपनी वेबसाइट पर यूपी के कोरोना प्रबंधन की खुलकर तारीफ की थी। कोरोना वायरस की पहली लहर के दौरान भी डब्ल्यूएचओ ने योगी सरकार के मैनेजमेंट की तारीफ की थी। बिहार में सियासी हलचल एक बार फिर से बढ़ गई है। दरअसल नीतीश सरकार के मंत्री मदन सहनी का कहना है कि उनकी चपरासी तक नहीं सुनते और उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की है। वहीं अब इसे लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। अब तो कम से कम नीतीश कुमार जी मुंह में दही जमाए हुए। अब मंत्री वो भी उन्हीं के पार्टी का इस्तीफा दे रहा है, कह रहा है अधिकारी नहीं सुन रहा। पूरी तरीके से अधिकारियों की जांच कराइए। तो हम तो कह ही रहे थे ना पहले कि बिना तबादला के, बिना आरसीपी टैक्स में बिहार में कोई काम नहीं होता। पूरी तरीके से बिहार में अफसरशाही लगी चालू है। आप सोचिए मंत्री का नहीं सुना जा रहा तो आम जनता का कहाँ सुनेगा। खेला शुरू हो गया क्या बिहार में? गिरी हुई सरकार गिरेगी, ये तो तय है। ये तो गिरी हुई सरकार है ना। जब उसके खुद के मंत्री इस तरह की आरोप लगा रहे तो क्या नाम दिया जा सकता है? गिरी हुई सरकार का गिरना तय है। मुख्यमंत्री को क्या लगता है? कुछ पता नहीं है, इतना आप हो गया पूरी तरीके से आप रहिए। गिरी हुई सरकार गिरेगी। मुख्यमंत्री को तो सब पता, तो भीष्म पितामह है। आप सब लोग जानते हैं कि 2 घटनाएं हुई हैं और हम लोग लगातार विपक्ष में रहते हुए ये सवाल उठाते रहे हैं, सरकार को घेरते रहे हैं कि भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह नीतीश कुमार जी बने हुए हैं। थके हुए मुख्यमंत्री हैं। जनता ने इनको जनादेश नहीं दिया था, लेकिन चुनाव आयोग की वजह से ये मुख्यमंत्री पद पे बैठे हुए हैं। चोर दरवाजे से इन्होंने सरकार बनाया और लगातार हम लोग इस बात को कहते थे पूरे बिहार में अफसरशाही है। अब आप बताइए, जदयू के मंत्री हैं और अति पिछड़ा समाज से आते हैं और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव उनकी फोन तक नहीं उठाते हैं। कोई चपरासी तक उनकी बात को नहीं सुनता। ये बात समझने की जरूरत है। बीजेपी के एक विधायक बीजेपी के मंत्री पर आरोप लगाते हैं कि उनके विभाग में तबादले में बिना आरसीपी टैक्स लिए हुए कोई काम नहीं हो रहा। यानी पूरी तरीके से बिहार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आप बताइए, मंत्री, ये मुख्यमंत्री, ऐसे बिहार चलेगा? ऐसे महामारी से लड़ाई चलेगी? रोजगार नहीं मिल रहा, उसमें जो है पास कर जा रहा है, हीरोइन सब पास कर जा रही है, सनी लियोनी पास कर जा रही है। ये तमाशा इन्होंने बना रखा है पूरी तरीके से। और ये तक उनके मंत्री ने कहा, जो मंत्री जदयू के मंत्री हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया, मदन सहनी जी ने, कि संपत्तियों की जांच कराई जाए अधिकारियों की, और वो भी खास तौर पे जो मुख्यमंत्री के आसपास जो लोग रहते हैं उनकी संपत्तियों की जांच कराई जाए। इससे दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता? बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि मैं पीएम नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करता हूं। अपने पत्र में मैंने 3 मुद्दों का जिक्र किया था। मेरा पत्र मिलते ही प्रधानमंत्री ने गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक कमेटी को गठित किया। कल हम लोगों की बैठक हुई और बहुत सार्थक बात हुई। और अलग अलग मुद्दों पर क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनवाते हैं। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री को धन्यवाद दे रहे हैं कि हमारा जो पत्र गया था उसमें 3 मुद्दा का जिक्र हमने किया था कि हम दशरथ मांझी पर्वत पुरुष को भारत रत्न देने के लिए और निजी क्षेत्रों का ये हो रहा है उसमें रिजर्वेशन के लिए और जुडिशरी में आरक्षण के लिए, ये 3 मुद्दों पर हम आपसे बात करना चाहते हैं, ये लिखा था। थैंक्स इसलिए देते हैं कि हमारे पत्र को मिलते ही उन्होंने एक कमेटी कंस्टिट्यूट कर दी। कमेटी के हेड गृह मंत्री अमित शाह जी और उसके बाद जेपी नड्डा साहब और फिर जो कौन यादव जी हैं, ना भूपेंद्र यादव, ये तीनों की कमेटी बनी। वो कमेटी रात में कल
करीब 9 बजे हम लोगों की मीटिंग हुई है और बहुत सार्थक बातें हुई है। गृह मंत्री ने कहा है कि इन सब बातों से हम अवगत करावेंगे इनको और हम लोग सब लोग मिल करके इस पर जरूर कोई न कोई हम मुद्दा को सेटल करने का। देखिए, शराबबंदी पर दिल्ली में नहीं, हम तो यहाँ भी बोलते हैं कि जो अभी क्रियान्वयन हो रहा है उसमें कहीं न कहीं कमी है, जिसके चलते गरीब तबके के लोग जेल जा रहे हैं और अमीर लोग रात में दारू पी करके मौज कर रहे हैं। तो ये दुर्भाग्य बात नहीं होनी चाहिए। इसीलिए हम कहा कि आप इसकी एक समीक्षा कीजिए। वही बात दिल्ली में भी कहा है कि जो शराब नीति है उसमें कहीं न कहीं सुधार लाने की ज़रूरत है। ऐसे शराबबंदी होनी चाहिए। हम एकदम उसके कायल हैं। हम खुद कहा है कि हम वैसे घर में जन्मे हैं जहाँ शराब बनाई जाती थी, शराब का सेवन हमारे पेरेंट्स करते थे, लेकिन हम। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने कहा है कि सोशल मीडिया पर किसी मुद्दे को भावनात्मक तरीके से बढ़ा चढ़ाकर बताए जाने से जजों की राय प्रभावित नहीं होनी चाहिए। जस्टिस एनवी रमन्ना ने पीडी देसाई मेमोरियल लेक्चर को वर्चुअल तरीके से संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि मीडिया ट्रायल किसी भी मामले को तय करने में मार्गदर्शक नहीं बन सकता। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि आलोचना और विरोध की आवाज लोकतंत्र का अनिवार्य हिस्सा है। इसके अलावा सीजेआई ने कहा कि न्यायपालिका को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विधायिका कार्यपालिका द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता, वरना कानून का शासन भ्रामक हो जाएगा। जस्टिस रमन्ना ने अंग्रेजी हुकूमत का हवाला देते हुए कहा कि कई बार सरकार का बनाया हुआ कानून भी अन्याय की वजह बनता है। आज डॉक्टर्स डे था। इस दिन हम भारत रत्न विधान चंद्र रॉय को याद करते हैं। डब्ल्यूएचओ ने कहा कि हमने कोरोना काल में कई डॉक्टर्स को खो दिया। डॉक्टर्स डे पर डब्ल्यूएचओ इन बहादुर डॉक्टर्स, उनके परिवारों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को सलाम करता है। उन्होंने कहा कि डब्ल्यूएचओ देशों के साथ स्वास्थ्य कार्यबल को मजबूत करने में निवेश करना जारी रखेगा। डॉक्टर्स लोगों के लिए किसी भगवान से कम नहीं है। कोरोना की शुरुआत से ही डॉक्टर्स ने अपनी जान पर खेलकर लाखों मरीजों को मौत के मुंह से बाहर निकाला। डॉक्टर और स्वास्थ्य कार्यकर्ता महामारी के ऐसे मुश्किल दौर में हमारे साथ खड़े रहे कि हम उन्हें कितना भी स्वीकार करें या धन्यवाद दें, उन्होंने देश के लिए जो कुछ भी किया है उसे चुकाना मुश्किल होगा। डब्ल्यूएचओ ने अपने ट्वीट कर ये जानकारी भी दी कि डॉक्टर्स से बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। कोरोना काल की इस लड़ाई में इलाज करते करते कई डॉक्टर्स की जान भी चली गई। रूस में कोरोना वायरस से लगातार दूसरे दिन बुधवार को 669 मरीजों की मौत दर्ज हुई, जो कि महामारी से रोजाना होने वाली मौत की सबसे ज्यादा संख्या है। मंगलवार को कोविड-19 से 652 मरीजों की मौत हुई थी, तो वहीं पिछले गुरुवार को हर रोज संक्रमण के 20,000 से ज्यादा मामले सामने आए और लगभग 600 मौत दर्ज हुई। बुधवार को संक्रमण के 21,042 मामले दर्ज किए गए। रूस के अधिकारी इसके लिए जनता की लापरवाही को जिम्मेदार मान रहे हैं। हालांकि रूस उन देशों में शामिल है जिन्होंने सबसे पहले कोविड-19 रोधी टीका तैयार किया था, लेकिन अभी तक देश की जनसंख्या के मात्र 15% लोगों को ही टीका लग चुका है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार को उम्मीद जताई कि संक्रमण के नए मामले बढ़ने के बीच देश में एक बार फिर लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पुतिन ने यह भी कहा कि कई क्षेत्रों में स्थानीय अधिकारियों द्वारा लिए गए फैसले, जिन्होंने कुछ कर्मियों के लिए टीकाकरण को आवश्यक बनाया है, वे संक्रमण की नई लहर को रोकने और लॉकडाउन से बचने में मददगार साबित होंगे। इराक की राजधानी बगदाद में बुधवार को एक वेस्ट बाजार में जबरदस्त धमाका हो गया। इस धमाके में 15 लोग घायल हो गए। इराकी सेना ने इसकी जानकारी दी है। यह धमाका उस समय हुआ जब राजधानी के पूर्वी हिस्से में एक उपनगर सदर सिटी के मारिडी बाजार क्षेत्र में एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस में विस्फोट हो गया। सेना ने कहा कि घायलों को मामूली चोट आई है और ज्यादातर लोगों को इलाज के तुरंत बाद अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। पुलिस ने इलाके की घेराबंदी की है। विस्फोट के मलबे के बीच चप्पलें भी देखी गई हैं। मेटल का एक दरवाजा छर्रे से पूरी तरह से तबाह हो गया। अभी तक इस हमले के लिए किसी भी आतंकी संगठन ने जिम्मेदारी कबूल नहीं की है, लेकिन इस इलाके में ऐसे हमलों को इस्लामिक स्टेट अंजाम देता आया है। इराकी सेना के बयान में कहा गया है कि सुरक्षा बलों ने इस हमले के पीछे जिम्मेदार लोगों का पता लगाने के लिए तहकीकात शुरू की है। इस साल ये दूसरी बार है जब घनी आबादी वाले इलाके के बाजार को निशाना बनाया गया है।
जम्मू कश्मीर में सिख युवतियों के धर्मांतरण मामले को लेकर फतेहाबाद के एक युवक ने सोशल मीडिया पर कुछ आपत्तिजनक पोस्ट डाली, जिसके बाद सिख समुदाय के लोग और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने मिलकर युवक का पता लगाया और उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। तो वहीं गलती का एहसास होने पर युवक ने पंचायत और भरी सभा में सभी से अपने द्वारा की गई पोस्ट को लेकर माफी भी मांगी। सिख समुदाय के लोगों ने भी दरियादिली दिखाते हुए युवक को माफ कर दिया और हिदायत दी कि आगे से इस तरह के पोस्ट फेसबुक पर ना डालें, जिससे किसी की भावनाएं आहत हो। जो बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल। मैं संजय कुमार, ठाकर बस्ती फतेहाबाद। मैंने सिख समाज के बारे में कुछ पोस्ट को शेयर किया था, जिसके लिए मैं सिख समाज से माफ़ी मांगता हूं और धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे माफ़ किया। और मुझे बहुत बड़ी गलती हुई है, उसके बावजूद भी मुझे माफ़ किया। एक संजय नाम का मुंडा है फतेहाबाद शहर की, जो 3-4 दिन तो जम्मू कश्मीर ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਇਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਲਤ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਉਹ ਗਲਤ ਭਾਸ਼ਾ ਔਰ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭੱਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਫਤਿਆਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਲਿਆਂਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਗਹਿਣਤਾ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਲੜਕਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਜੋ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟ ਇਹਨੇ ਪਾਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਮਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਲੋਕ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਹੀ ये कहने लग गए कि चलो। देश के कई राज्यों में इस वक्त कोरोना वैक्सीन की भारी किल्लत हो गई है। हालांकि कुछ जगहों पर बचे हुए स्टॉक से काम चलाया जा रहा है। वहीं रांची में वैक्सीनेशन के लिए पहुंचे कुछ लोगों को उस वक्त निराशा हाथ लगी जब उन्हें पता चला कि वहां सिर्फ कोवैक्सीन की ही डोज दी जा रही है, जिससे कोविशील्ड की पहली डोज लगवा चुके लोगों के हाथ निराशा लगी। वैक्सीन तो ठीक ही चल रहा है, जहाँ तक वैक्सीन का बात है शॉर्टेज चलता है, जैसे कोविशील्ड नहीं है और कोवैक्सीन है तो कोवैक्सीन चल रहा है। यहाँ कितने डोज हैं? आज यहाँ 200 डोज है, 200 डोज पड़ेगा फर्स्ट सेकंड मिला करके। क्या बताया इन्होंने यहाँ पर वैक्सीन है कि नहीं है, कब मिलेगी? इसके पहले 28 को आए तो बोले कि आप 1 तारीख को आइएगा, 1 तारीख को आ जाए तो अभी बोल रहे हैं कि 4-5 दिन के बाद आइए सर। हाँ, ऐसा क्यों? बोल रहे हैं कि अवेलेबल नहीं है ही नहीं, कोविशील्ड है नहीं और कोवैक्सीन तो ले नहीं सकेंगे सर, चूँकि कोविशील्ड ले चुका हूँ मैं, तो ये स्थिति है। उत्तराखंड के लालकुआं में नगीना कॉलोनी बचाओ संघर्ष समिति के शिष्टमंडल ने तहसील कार्यालय पहुंचकर उप जिलाधिकारी मनीष कुमार सिंह से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने रेलवे प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई के बाद उत्पन्न हुई समस्या से अवगत कराया गया, जिस पर एसडीएम ने पुलिस प्रशासन को साथ लेकर रेलवे प्रशासन की कार्रवाई में सहयोग करने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कोतवाली को भविष्य में बिना किसी निर्देश के रेलवे कार्रवाई में सहयोग न करने के आदेश दिए, ताकि नगर के लॉ एंड ऑर्डर को कायम रखा जा सके। रेलवे के एक सेक्शन इंजीनियर हैं, वो आए। उनका कहना यह है कि लालकुआं में जो रेलवे की ज़मीन है उस पर कुछ लोगों के द्वारा अतिक्रमण कर मकान वगैरह बनाए गए हैं। अब रेलवे को उस भूमि की आवश्यकता है, इसलिए उसको भूमि को खाली कराया जाना है। मेरे द्वारा उनको ये निर्देश दिए गए हैं कि आप पहले नक्शा लेकर के आएँ, पहले ये चिन्हित किया जाना चाहिए कि वो भूमि किसकी है, प्रॉपर चिन्हीकरण की कार्रवाई हो और उच्च अधिकारियों से जो है मार्गदर्शन प्राप्त किया जाए, उनको रेफर किया जाए, क्योंकि कहीं न कहीं ये प्रश्न कानून और व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। और चूंकि वर्तमान में कोविड कर्फ्यू भी चल रहा है, इसलिए ऐसे समय में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाए या नहीं की जाए, इस पर भी उच्च अधिकारियों का मार्गदर्शन आवश्यक होगा। बिल्कुल मेरी वार्ता हुई और मेरे द्वारा बहुत कड़े शब्दों में उनको निर्देश दिया गया है कि चूंकि बिना स्थानीय प्रशासन को संज्ञान में लिए या बिना उनको विश्वास में लिए उनके द्वारा एक तरफा ढंग से नोटिस चिपकाए गए हैं। यहाँ के लोगों का ये भी कहना है कि पहले इस बात का चिन्हीकरण होना चाहिए कि ये जमीन रेलवे की है या किसी और।
उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सियासी पारा भी चढ़ने लगा है। एक तरफ जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष समेत सभी दल रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं, तो वहीं राज्य में सियासी जमीन तलाश रही आम आदमी पार्टी भी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है। उत्तराखंड में पहली बार चुनाव में उतर रही आप ने बड़ा फैसला लिया है। आप कर्नल अजय कोठियाल को मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के सामने चुनाव लड़ाएगी। अजय कोठियाल उपचुनाव में सीएम तीरथ सिंह रावत के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। गुरुवार को इसकी घोषणा की गई है। आपको बता दें कि पौड़ी से लोकसभा सांसद तीरथ सिंह रावत ने इस साल 10 मार्च को मुख्यमंत्री पद संभाला था। नियम के मुताबिक 10 सितंबर तक उन्हें विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होना अनिवार्य है। प्रदेश में इस वक्त 2 विधानसभा सीटें खाली हैं, जिनमें से गढ़वाल क्षेत्र में स्थित गंगोत्री सीट से रावत के उपचुनाव लड़ने की प्रबल संभावनाएं जताई जा रही हैं। इसके अलावा कांग्रेस नेता इंदिरा हरद्वेश के निधन के बाद हल्द्वानी सीट भी खाली है। लगातार बढ़ती महंगाई के बीच मध्य प्रदेश के लोगों को एक और झटका लगने वाला है। राज्य सरकार ने बिजली की दरें बढ़ाने का फैसला किया है। इसके तहत फिक्स चार्ज में इजाफा किया जाएगा। नई दरें 8 जुलाई से लागू होंगी। जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश में विद्युत कंपनियों ने बिजली बिल में 6.23% के इजाफे का प्रस्ताव दिया है, लेकिन आयोग ने 0.63% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। अब नियामक आयोग से मंजूरी मिलने के बाद राज्य में 8 जुलाई से नया टैरिफ प्लान लागू हो जाएगा। दरअसल आयोग ने सिर्फ फिक्स चार्ज में ही इजाफा किया है। बताया जा रहा है कि राज्य में पावर मैनेजमेंट कंपनियों ने 2,629 करोड़ रुपए का घाटा दिखाया है, जिसकी भरपाई के लिए 6.23% इजाफे की इजाजत मांगी थी। हालांकि आयोग ने इजाफे की मांग को 10 गुना कम कर दिया। दरअसल पावर मैनेजमेंट कंपनियों ने 44,403 करोड़ का सकल राजस्व बताया, लेकिन आयोग ने 42,402 करोड़ की मांगी। साथ ही 264 करोड़ का सकल खर्च बढ़ाने की अनुमति दे दी, जिसकी वसूली फिक्स चार्ज से की जाएगी। बढ़े हुए हाउस टैक्स और ट्रेड लाइसेंस फैक्ट्री फीस को बढ़ाया गया है। व्यापारी और फैक्ट्री व्यापारी इस बोझ को नहीं झेल पा रहे हैं। इसी कड़ी में व्यापारियों के समर्थन में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि व्यापारियों पर सरकार के द्वारा ट्रेड लाइसेंस पर 17 गुना बढ़ाई गई फीस और फैक्ट्री लाइसेंस पर 20 गुना बढ़ाई गई फीस से व्यापारियों की कमर टूट गई है और ऊपर से हाउस टैक्स में भी बढ़ोतरी की गई है, तो हर इंसान की हालत बुरी है। देखिए, बहुत बड़ी दिक्कत है कि आज कोरोना का संक्रमण का दौर चल रहा है। अभी मार्केटें खुली हैं। मैं समझता हूँ 2 साल से कोई व्यापार हुआ नहीं है और आज के वक्त में 17% नहीं 17 गुना टैक्स जो है वो हमारे ट्रेड लाइसेंस के ऊपर बढ़ा दिया गया है। हमारे फैक्ट्री लाइसेंस के ऊपर भी 17 गुना रेट बढ़ाए गए हैं। कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ पे बढ़ाए गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज के वक्त में कोरोना काल के अंदर ये जो टैक्स बढ़ाए गए हैं ये एक तरीके से अत्याचार है व्यापारियों के ऊपर। अगर आज नॉर्थ हेम सिटी दिवालिया हो गई है, नॉर्थ हेम सिटी के अंदर तनख्वाहों के पैसे नहीं है, तो इसका मतलब आप व्यापारियों पे अत्याचार करेंगे। तो ये तो बिल्कुल कोरा जुर्म है। मैं तो यही कहूँगा, जुर्म है, अत्याचार है व्यापारियों के ऊपर। इससे बड़ा अत्याचार नहीं हो सकता, वो भी आज के वक्त में। ये वक्त जो चल रहा है ये आदमी को छूट देने का वक्त चल रहा है। जो हमारी लाइसेंस फीस थी उसके अंदर कुछ छूट देते, मैं समझता हूँ कि आज रिबेट देने का वक्त है, क्योंकि कोरोना संक्रमण का दौर चल रहा है। 2 साल से व्यापार बंद है। ऐसे वक्त में तो छूट देने का वक्त है और आप जो है बढ़ा रहे हैं टैक्स को। तो मैं समझता हूँ इनके दिवालियेपन का निशानी है। और ये नॉर्थ हेम सिटी में जो लोग बैठे हैं वो लोग नाकारा हैं, निकम्मे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर वो नॉर्थ हेम सिटी नहीं चला सकते, अगर वो तनख्वाहें नहीं दे पा रहे हैं, उनके पास रेवेन्यू नहीं इकट्ठा हो रहा है, तो इसका मतलब। उत्तराखंड की कालाढूंगी विधानसभा के चूनाखान में तराई पश्चिमी वन प्रभाग रामनगर के डीएफओ बलवंत शाही और वन विभाग बेलपड़ाव के वन क्षेत्राधिकारी और वन कर्मचारियों ने वन महोत्सव 2021 का आयोजन किया। वृक्षों के महत्व के बारे में विस्तृत चर्चा भी की गई। वृक्षों का महत्व किस तरह जीवन में महत्वपूर्ण योगदान रखता है, इस बारे में भी जानकारी दी गई। वहीं कालाढूंगी विधायक और कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। मंत्री बंशीधर भगत ने कहा कि वृक्षों का महत्व मानव जीवन में अपना अहम योगदान रखता है, इसलिए हम सभी लोगों को संकल्पित होकर पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए। पूरे देश में वन महोत्सव का कार्यक्रम होता है। बरसात शुरू हो रही है
वन महोत्सव के तहत आज डीएफओ बलवंत शाही के नेतृत्व में जो फॉरेस्ट की टीम आई थी और यहाँ के लोग सबने मिलकर हमने वृक्ष लगाए और वन महोत्सव के महत्व के बारे में बताया। डीएफओ साहब ने भी विस्तार से उस पर चर्चा की। वन हमारे जीवन की एक अभिन्न चीज़ है जिससे हमको जीवन प्राप्त होता है, उसकी हम सब रक्षा करें। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के जन्मदिन पर लखीमपुर खीरी में समाज सेवी रेहान खान ने गरीबों को राशन, कपड़े और चारपाई का वितरण किया। सपा नेता ने बताया कि सपा मुखिया हमेशा गरीबों और परेशानियों के साथ खड़े रहते हैं, इसलिए उनके आदेश पर उनके जन्मदिवस पर आज गरीबों को राहत सामग्री वितरण की गई। उन्होंने बताया कि बाढ़ और कोरोना की वजह से लोग खासे परेशान हैं, उनके पास खाने के लिए राशन नहीं है, घरों में पानी भरा हुआ है, इसलिए उन्होंने लोहे और प्लास्टिक की चारपाई भी बांटी। समाजवादी पार्टी के सपा मुखिया अखिलेश यादव का आज जन्मदिन है, जो कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के द्वारा धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। तो वहीं लखीमपुर खीरी जिले की बात करें तो लखीमपुर खीरी जिले में भी कार्यकर्ता लगातार उनका जन्मदिन कहीं केक काटकर मनाते नजर आ रहे हैं तो कहीं वृक्षारोपण। लेकिन कुछ एक ऐसी तस्वीर लखीमपुर खीरी जिले के पलिया विधानसभा से सामने आई है, जहां पर सपा नेता रेहान खान के द्वारा राहत सामग्री गरीबों में वितरित की जा रही है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सपा नेता रेहान खान। मैं उनसे जानूंगा कि आखिर क्या वजह है, कौन सी ऐसी उनको सीख मिली है जिसके चलते वह यह कार्य कर रहे हैं और एक समाजवादी पार्टी को नया नाम दे रहे हैं और नया रूप दे रहे हैं। जी नेताजी, आपने आज जो वितरण किया है, तो जन्मदिन है सपा मुखिया जी का, इसके अलावा आपका क्या रहा है? हमारा लक्ष्य यही है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का आज जन्मदिन है। उस जन्मदिन के मौके पर पलिया विधानसभा 137 की सारी जनता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई दे रही है। और इसी क्रम में हम लोगों ने गांव-गांव के अंदर जा करके गरीबों को राशन, मास्क, सैनिटाइजर, पैसे और जो हमारी छोटी छोटी बच्चियां शादी करने की हैं, उनकी शादी करने की मदद करने का काम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जन्मदिन के मौके पर हम लोगों ने शादी करने का भी जिम्मा पूरा उठाया है। तो मतलब आपने जो इस तरीके से किया है, क्या इससे पहले जो जानकारी आई थी, एक आपने फॉर्च्यूनर अपनी गाड़ी बेची थी, उसके बाद आपने जमीनें बेची थी, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? फॉर्च्यूनर हमने क्षेत्र के अंदर कोविड जैसी महामारी में जब जरूरत लगी, हमको पैसे की कुछ आर्थिक तंगी पड़ी है और इसलिए मैंने अपनी 24 लाख की निजी फॉर्च्यूनर कार बेच करके गांव में जाकर के सैनिटाइजर, मास्क, राशन बांटने का काम किया। और इस समय ये हमारा क्षेत्र बाढ़ पीड़ित इलाका है। शारदा नदी जो है अपने आए दिन आतंक मचाती रहती है, तो इसलिए जो ये आप देख रहे हैं ये सब बाढ़ पीड़ित लोग हैं और इनको अभी तक की सरकार की तरफ से कोई भी सामग्री, कोई भी राहत मुहैया नहीं कराई गई। इसलिए हम लोगों ने देख करके पैसे की कमी भी थी, 23 लाख का एक मकान बेच करके नवल किशोर अग्रवाल पलिया के हाथ बेच करके हम लोगों ने गरीब बाढ़ पीड़ित लोगों की मदद करने का काम कर रहे हैं। और जो हमारी जो छोटे छोटे बच्चों की शादी है, जैसे एक कल है, एक परसों है, इन लोगों के घरों में इस समय पैसे की बहुत ही सख्त जरूरत है, तो इन लोगों को मदद करने का काम कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रेहान जी। और जिस तरीके से आपने देखा, रेहान जी ने बताया कि गरीबों के मदद करने का जज्बा होना चाहिए, फिर वो चाहे हम उसका नाम दे समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी का जन्मदिन का या फिर अन्य, लेकिन जो सीख ये दे रहे हैं लोगों को पार्टी के बीच में कि उनको आगे से बढ़कर आगे गरीबों की मदद करनी चाहिए और समाजवादी पार्टी का नाम ऊंचा करना चाहिए। एनबी न्यूज के लिए फारूक हुसैन, लखीमपुर। छत्तीसगढ़ में इस बार भी जून का महीना मानसूनी फुहारों की वजह से बदला बदला रहा। दक्षिण पश्चिम मानसून समय से पहले पहुंचा और प्रदेश पर छा गया। इसके प्रभाव से प्रदेश में सामान्य से 26% ज्यादा बरसात हुई। सबसे ज्यादा बरसात सुकमा और कोरबा जिलों में दर्ज की गई। इस बरसात में शहर के बाजार से गांव के खेत, जंगल सब तरबतर हो गए। छत्तीसगढ़ में सामान्य तौर पर 16 जून से दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन माना जाता है। इस बार मानसून का सामान्य से करीब 6 दिन पहले यानी 9-10 जून को आ गया था। उससे पहले ही स्थानीय तंत्र के प्रभाव से प्रदेश के कई हिस्सों में छिटपुट बरसात जारी थी। मौसम विभाग के मुताबिक 1 जून से 30 जून के बीच प्रदेश में औसतन 244.4 मिलीमीटर बरसात हुई। इस दौरान प्रदेश की सामान्य औसत बरसात 193 मिलीमीटर ही है। ये सामान्य से 26% ज्यादा है। इस महीने में सबसे ज्यादा 412 मिलीमीटर बरसात कोरबा जिले में हुई।
उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में किसानों ने थाना मुंडा पांडा इलाके के नेशनल हाईवे नंबर 9 पर न्यामतपुर इक्टोरिया टोल प्लाजा पर कब्जा कर वहां से गुजर रहे वाहनों का टोल फ्री करा दिया। किसानों का आरोप था कि दिल्ली के उनके साथी किसान 7 महीने से गाजीपुर बॉर्डर पर शांतिपूर्वक तरीके से धरना दे रहे हैं। कल वहां पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं से बातचीत की, क्योंकि भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन में तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की। इसके विरोध में पूरे उत्तर प्रदेश के टोल प्लाजा और हाईवे पर पड़ने वाले स्थानों का घेराव करने का निर्देश किसान नेताओं को दिया, जिसके बाद मुरादाबाद में भी स्थानीय किसान नेता चौधरी रणवीर सिंह ने अपने साथियों के साथ टोल प्लाजा पर कब्जा कर लिया और वहां पर टोल वसूली बंद करा दी। हम लगातार 7 महीने से बॉर्डरों पर बैठे हुए हैं किसान, और टोल प्लाजा मुंडा पाने में हम लोगों को 34 दिन हो गए हैं। कल बीजेपी के लोगों ने वहां पर जाकर गाजीपुर बॉर्डर पे जाकर के जो हमारा मंच है उस पर उन लोगों ने कब्जा करना चाहा। वो किसी का स्वागत करना चाहते थे। इस बात को लेकर के वो वाद विवाद हो गया, और वाद विवाद में ये हुआ कि किसानों को पीटा गया बीजेपी के द्वारा, क्योंकि उनकी सरकार है। वहाँ पे पुलिस भी खड़ी थी, किसी ने भी किसानों के साथ में कोई रहम नहीं बरता। और कितना बड़ा धर्मिक मतलब कहते हैं हठधर्मिता किसानों के साथ में दिखाई गई है कि किसान पिटे, उसके बाद में किसानों के ऊपर ही मुकदमे हुए हैं। और जब किसान मुकदमा लिखवाने थाने गया तो पुलिस ने उनका मुकदमा नहीं लिखा, बीजेपी ने मुकदमा नहीं लिखने दिया, जिसके विरोध में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नरेश टिकैत जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री जादव। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का हुआ है। ब्रेक के उस पार भी जारी हैं दमदार समाचार लगातार। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। खबरनामा, खबर से असर तक शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबर उत्तराखंड में थाना बहादुराबाद के शांतरशाह चौकी से है, जहां बजरंग दल और हिंदू जागरण युवा मंच के कार्यकर्ताओं ने शांतरशाह पुलिस चौकी में इकट्ठा होकर घेराव किया। हिंदू संगठनों का आरोप है कि आसपास के क्षेत्र में कुछ होटल और लॉज ऐसे हैं जो लव जिहाद को शय देकर उन्हें अपने होटलों में कमरे उपलब्ध करा रहे हैं। उनका कहना है कि वो जाने अनजाने में इस तरह से लव जिहाद जैसे आपराधिक कृत्यों को बढ़ावा दे रहे हैं, जिसके कारण क्षेत्र में लव जिहाद जैसी घटनाएं रोजाना बढ़ती हुई जा रही हैं। हिंदू संगठनों का यह भी कहना है कि इस तरह के होटल स्वामी के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर प्रशासन इसके लिए सख्त कदम नहीं उठाता है तो वो खुद जानते हैं कि इस तरह के लव जिहाद को कैसे रोकना है और कैसे इस पर अंकुश लगाया जाना है। उन्होंने पुलिस प्रशासन पर सवाल निशान लगाते हुए कहा कि स्थानीय प्रशासन क्या किसी बड़ी घटना के इंतजार में है या किसी बड़े आंदोलन के इंतजार में। हरियाणा के फरीदाबाद में हर साल गर्मियों में लोगों के लिए पानी की समस्या एक मुख्य परेशानी बन जाती है। दरअसल फरीदाबाद के नवादा क्षेत्र में पिछले कई महीनों से पानी नहीं आने की वजह से स्थानीय निवासियों को बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।
क्षेत्र के अंदर पानी का सिर्फ एक ट्यूबवेल लगा हुआ है, जिसका वाटर लेवल पूरी तरह से खत्म हो चुका है। इस बड़कल विधानसभा क्षेत्र में पानी का जलस्तर लगातार गिरता जा रहा है। करीब 200 फीट नीचे पहुंच चुके पानी के जलस्तर सुधारने के लिए कोई भी तरह का प्रयास अभी तक प्रशासन की तरफ से नहीं किया गया। दूसरी तरफ जल माफिया टैंकरों से पानी बेचने का काम कर रहे हैं। इसकी वजह से पानी का जो स्तर है वो लगातार गिरता चला जा रहा है। कैसे पानी की पूर्ति करते हैं, कैसे रात भर बहुत जागते हैं? दिक्कत, पूरा रात जाग के रात भर जाग के बीमार सब पड़ रहे हैं हम। बिल्कुल शरीर ढीला, बिल्कुल कोई काम नहीं होता। एक तो गर्मी वैसे मर रहा है इंसान। टैंकर वाला का भी हर बार डिमांड हुआ था, पहले 250 लेता था, फिर 300 फिर 400 कर दिया छोटा टैंकर, और बड़ा टैंकर मंगा तो 2-2 दिन पे वो आता है। बिल्कुल देखिए बहुत तकलीफ है। प्रदर्शन भी किया आपने वहाँ प्रशासन के पास? हम लोग गए, सारा बिल्कुल दुखी हो गए। प्रशासन की अनदेखी, सीधी बात है, प्रशासन की अनदेखी, सीधी बात है, प्रशासन की अनदेखी, तीसरी कोई बात नहीं। और ऑप्शन यही है सिर्फ ट्यूबवेल, इसीलिए प्रशासन अनदेखी कर रहा है। घूसखोरों को पास कर देंगे 2-2 करोड़ रुपए, लेकिन 10 लाख रुपए ट्यूबवेल नहीं लगा सकते। देखते नहीं है, देखभाल नहीं करते। 10 लाख का ट्यूबवेल नहीं लगा सकते, 200 करोड़ रुपया दे देंगे। पहले यहाँ पर ट्यूबवेल लगे हुए थे, उनमें पानी नहीं आता। उसकी पानी लगभग समाप्त हो रही है, नीचे चली गई है लेयर। 10 घर में पानी पूर्ति नहीं होता है। कभी लाइट चली जाती है तो वो भी उनको भी नहीं मिलता है। अब रात को हर पड़ोसी एक दूसरे को जगाते हैं, आपका पानी आ रहा है, आपका पानी आ रहा है। कब से परेशानी है? ये जाड़े से शुरुआत है, पिछले साल। उत्तराखंड में अल्मोड़ा के चितई में स्थित प्रसिद्ध गोलू मंदिर में हर साल देश विदेश से लाखों की संख्या में धार्मिक पर्यटक पहुंचते हैं। अल्मोड़ा जिला मुख्यालय से करीब 6 किलोमीटर की दूरी पर चितई पर्यटकों का मुख्य केंद्र है। यहां मौजूद गोलू देवता मंदिर की काफी आस्था होने की वजह से यहां हर साल लाखों की संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु उनके दर्शनों के लिए पहुंचते हैं। लेकिन इस चितई बाजार में पर्यटकों के लिए एक पब्लिक शौचालय तक मौजूद नहीं है, जिसके चलते लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। हालांकि यहाँ 2 शौचालय बनाए जरूर गए हैं, जिनमें से एक सालों से गंदगी से अटा पड़ा है और दूसरे में बनने के बाद से ही ताला लटका हुआ है। ऐसे में जनता को हो रही इस असुविधा का कोई भी सुध लेने वाला नजर नहीं आता। ये स्थानीय यहाँ पे जो है लाखों रुपए की जो यहाँ पर ये शौचालय बना हुआ है, तो इसमें जो है हमारे जिला प्रशासन भी कही है, इसमें उसका भी इसमें मतलब वो नहीं है, देख रेख के अभाव में जो है ऐसे छूटा पड़ा हुआ है। और न इसमें स्वच्छक है, न सफाई कर्मचारी है इसमें, और इसका कोई देख रेख नहीं। और इतना मैं 20 लाख की कम से कम ये बिल्डिंग बनी होगी, शौचालय कम से कम मेरा मानना है। और दोबारा फिर इसमें पर्यटन से फिर इसमें जो है काम हुआ है, जो कि RES से हुआ था। तो इसमें तब से देख रहा हूँ कि इधर पिछले लॉकडाउन से ये बंद पड़ा है, तो इसमें ये देख रेख के अभाव में जो है ये बंद पड़ा हुआ है, और न ही इसमें पानी है। से कहना चाहूँगा, आप खुद देखिए कि कितनी गंदगी से पटा हुआ है, देखिए, है ना। तो अब प्रशासन आता है, हर अधिकारी प्रशासन से यहाँ आता है, लेकिन इस पर नज़र किसी की नहीं पड़ती है। अब यहीं पे एक शौचालय ये है, एक शौचालय 50 मीटर नीचे है, वो करीब 15 से 20 लाख लागत का बना हुआ है, लेकिन उसकी स्थिति भी ऐसी ही है, बंद ताला लगा पड़ा है, बंद पड़ा हुआ है, उस पर कोई व्यक्ति नहीं है। अब यह है कि प्रशासन से विशेष रूप से अपील है कि ये स्वच्छक की नियुक्ति यहाँ कर दी जाए, जिससे दर्शनार्थियों को भी सुख सुविधा हो, दुकानदार भी परेशान ना हो। ऐसे देखिए होटल वालों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, पानी की व्यवस्था नहीं होती है, दर्शनार्थी बोलते हैं कि आप हमें शौचालय उपलब्ध कराइए। अब बिना पानी के शौचालय उपलब्ध कराए यहाँ से हम। अब प्रशासन से यही अपील है कि एक देख लीजिए। उत्तराखंड में कालसी वन प्रभाग क्षेत्र के राजावाला में सैकड़ों बीघा भूमि पर मौजूद पेड़ों पर चली कुल्हाड़ी की शिकायत मिलने पर फॉरेस्ट शिवालिक कंजर्वेटर अखिलेश तिवारी जांच करने पहुंचे। अधिकारी के पहुंचने पर वन विभाग में हड़कंप मच गया। इस दौरान मौके पर अखिलेश तिवारी ने पहुंचकर निरीक्षण किया और मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। 147 पेड़ अवैध तरीके से काटे गए हैं, जिन पर नंबरिंग की गई है, जो कि एक तरह से कानूनी जुर्म है। जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी ओर शिकायतकर्ता नरेश कुमार तोमर ने बताया कि भूमाफिया के द्वारा अपने निजी भूमि की आड़ में ग्राम समाज और वन विभाग की भूमि पर अतिक्रमण कर बिना विभागीय अनुमति के साल के हजारों पेड़ों का कटान कर ठिकाने लगा दिया गया।
कल एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि यहाँ राजा वाले एरिया में कुछ साल के पेड़ अवैध रूप से काटे गए हैं। उसी की जांच के संबंध में यहाँ आया हूँ। अच्छा, क्या पाया गया सर? प्रथम दृष्टया अवैध पातन तो दिख ही रहा है कि साल के पेड़ों का अवैध पातन हुआ है जी। और जो बात हुई है कि ये निजी भूमि है, लेकिन साल का वृक्ष प्रतिबंधित प्रजाति के अंतर्गत आता है, तो निजी भूमि में भी हो तो अवैध रूप से पातन नहीं किया जा सकता। तो इस पर अब सारे रिकॉर्ड देखूंगा, क्योंकि इसमें जैसे लोगों ने बताया कई खातेदार हैं और 64/3 का जो ये खसरा नंबर है, तो कुल एरिया कितनी है, कितने पेड़ कटे हैं, स्टाफ ने नंबरिंग कर रखी है। तो सारे रिकॉर्ड्स देखने के बाद ही मैं किसी नतीजे पर पहुँचूँगा। मेरा ये कहना है जी, मैंने 2 दिन पहले शिकायत दी थी। बड़े स्तर पे बाड़वाला के राजा वाला में ये पातन हुआ था साल के वृक्षों का, उसके संबंध में दी थी। तो उनके द्वारा तुरंत कार्रवाई की गई, तो बधाई के पात्र हैं अधिकारी फॉरेस्ट विभाग के, तुरंत कार्रवाई की गई। अच्छा, ये मतलब क्या है मामला, थोड़ा सा बताएं आप। मामला ये है जी, ये कुछ प्रॉपर्टी डीलर है, कोई पता नहीं कहाँ का है, ये तो मुझे मालूम नहीं है। वो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को 100 साल पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि चीन दूसरे मुल्कों का दमन नहीं करता और अगर कोई भी चीन का दमन करेगा तो उसका सिर कुचल दिया जाएगा। ताइवान का नाम लिए बगैर जिनपिंग ने अमेरिका को संदेश देने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अगर कोई देश अनावश्यक रूप से उलझा तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। एक तरह से उन्होंने बिना नाम लिए अमेरिका को चेतावनी तक दे डाली। चीनी राष्ट्रपति ने कहा कि चीन को परेशान करने का वक्त खत्म हो गया है। हम किसी भी ऐसी विदेशी ताकत को इजाजत नहीं देंगे कि वो हमें आंख दिखाए, दबाए या हमें अपने अधीन करने की कोशिश करे। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि अगर कोई विदेशी ताकत ऐसा करने की कोशिश करती है तो उसे चीन के 1 अरब 4 करोड़ लोगों की फौलादी ताकत से निपटना होगा। झूठों ने झूठों से कहा है, सच बोलो सरकारी ऐलान हुआ है। सच बोलो ऐसा हो, इन तस्वीरों से झलक रहा है, जहां एक और सरकार और खुद बीजेपी भी चिल्ला चिल्लाकर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराने पर तुली हुई है। लेकिन सिर्फ आम लोगों के लिए तस्वीरें तो कुछ ऐसा ही बयां कर रही हैं। यूपी के गोरखपुर सदर सांसद रवि किशन एक एल्बम के लोकार्पण कार्यक्रम में पहुंचे। वहीं सदर सांसद रवि किशन ने कहा कि इधर पिछले 5 सालों से भोजपुरी फिल्मों और गानों में अश्लीलता परोसी जा रही है, उसकी मैं कड़ी तौर पर निंदा करता हूं। इसको लेकर मैंने यूपी के मुख्यमंत्री से सेंसर बोर्ड बनाने का आग्रह किया, जिस पर जल्द ही विचार करने पर लागू किया जाएगा। इसके बन जाने के बाद जब भी कोई फिल्मों में अश्लीलता परोसेगा या अश्लील गाने गाएगा तो उसे जेल की हवा खानी पड़ेगी। यूरोपीय संघ के ग्रीन पास मामले में भारत और यूरोपीय संघ के बीच बना गतिरोध खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत सरकार के दबाव के बाद यूरोपीय संघ के 8 देशों ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वैक्सीन कोविशील्ड को अपने यहां मंजूरी दे दी है। यूरोपीय संघ के जिन 8 देशों ने कोविशील्ड को अपने यहां मंजूरी दी है उनमें जर्मनी, स्लोवानिया, ऑस्ट्रिया, ग्रीस, आइसलैंड, आयरलैंड, स्पेन और अब स्विट्जरलैंड भी शामिल हो गया है। इन देशों ने स्वीकृत कोरोना वैक्सीन की सूची में अब कोविशील्ड को भी शामिल किया है। इसका मतलब ये हुआ कि कोविशील्ड का डोज लिए हुए व्यक्ति पर इन देशों में यात्रा करने पर प्रतिबंध लागू नहीं होगा और इन 8 देशों में यात्रा की जा सकेगी। यूरोपीय संघ के देशों की ओर से यह पहल तब हुई है जब भारत ने बुधवार को कहा कि वो टीके को लेकर पारस्परिक कदम उठाएगा। भारत ने कहा कि वो यूरोपीय संघ के डिजिटल कोविड सर्टिफिकेट को तभी मान्यता देगा जब ईयू के देश भी उसके कोरोना टीका कोविशील्ड और कोवैक्सीन को स्वीकार करेंगे। साथ ही भारत ने कहा कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद वो बाहरी देशों से आए यात्रियों को क्वारंटीन में रखे जाने में छूट भी प्रदान करेगा। हरियाणा के अंबाला में निगम कमिश्नर ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि सीवरेज कनेक्शन अगर किसी ने नहीं करवाया है तो उनके ऊपर सरकार की तरफ से बड़ी कार्रवाई की जाए और भारी मात्रा में टैक्स भी लगाया जाए। निगम कमिश्नर ने बताया कि सीवरेज कनेक्शन का काम पूरी तरह से खत्म हो चुका है और जो भी घर सीवरेज कनेक्शन नहीं लेगा उस पर कार्रवाई करते हुए टैक्स लगाया जाएगा। इस मामले की जांच के लिए टीम तैयार की जा रही है जो सर्वे करके पूरी जानकारी इकट्ठा करने के लिए तैयार है। इससे पहले लोगों को नोटिस भेजा जाएगा और कई लोगों की ड्यूटी भी इस बाबत लगाई गई। पाइपलाइन डलनी थी जिसके अंतर्गत जो हमारा सीवरेज कनेक्शंस हैं वो उसके अंदर किए जाएंगे
हमारा वो लगभग कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया है, लेकिन उसके अंदर जो लगभग 150 घरों का जो सीवरेज है उसका कनेक्शन बाकी है। तो उसके लिए हमने एक पब्लिक नोटिस भी निकाल दिया और उनके कनेक्शंस भी हमने उनको रेगुलाइज करने के लिए उनको नोटिस इशू कर चुके हैं। और आने वाले समय में अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी घर यूनिट अपना इसमें कनेक्ट नहीं करता है तो हम इसका जो खिलाफ लीगल एक्शंस भी लेंगे और उसके ऊपर पेनल चार्जेस भी लगाएंगे। सबसे पहले हमने चिन्हित कर रखे हैं ऐसे घर जो लगभग 150 के आसपास हैं, जिनको कि नए अमृत के अंदर जो कनेक्शंस हैं उसमें जोड़ना जाना है। दूसरा, उनका पब्लिक नोटिस निकाला गया है। अगले हफ्ते मध्य प्रदेश के सतना जिले के बरोदा थाना क्षेत्र में बीते महीने एक आदिवासी परिवार के घर में घुसकर फायरिंग करने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि हम लोगों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था। इस बीच डकैतों में फूट पड़ जाने के बाद डकैत अर्जुन सिंह की हत्या की गई और उत्तर प्रदेश के बांदा के जंगल में उसकी लाश को दफन किया गया। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी के कब्जे से 3 बंदूकें, जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। पूरे मामले की सूचना यूपी की बांदा पुलिस को दी गई, जहां पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। बांदा थाना क्षेत्र में जनवरी 2021 में एक आदिवासी परिवार पर फरार अभियुक्तों के द्वारा फायरिंग करके 307 की घटना को अंजाम दिया गया था। इस प्रकरण में जो अभियुक्त है अर्जुन परिहार, ये बांदा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है और ये वहाँ का हिस्ट्री सीटर है। जब इसकी गिरफ्तारी के प्रयास हुए तो जंगल में फरार हो गया और इन्वेस्टिगेशन में सूचनाएं मिलती थी कि इसमें 3 या 4 लोग बंदूक के साथ फरार हुए हैं। तो इसमें डेडिकेटेड टीम लगाई गई थी। एसडीओपी चित्रकूट अभिनव और उनके थाना प्रभारी एक विशेष टीम लगाई गई थी और लगातार प्रयास कर रहे थे। इस केस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक टीम हैदराबाद भेजी गई थी। वहाँ से राकेश को थाने बुलाया गया पूछताछ के लिए। तो इन्वेस्टिगेशन में स्पष्ट हुआ है कि जो फायरिंग की घटना हुई थी उसमें राकेश भी शामिल था और अर्जुन भी शामिल था। इन लोगों ने फरारी करते हुए गैंग बना लिया था जंगल में और ये 3 लोग उसमें साथ में रहते थे। किसी कारण से गैंग में विवाद हुआ। ये जानकारी भी राकेश के द्वारा पुलिस को दी गई है। इनके द्वारा अर्जुन परिहार, जिस पे 10,000 रुपये का इनाम सतना डिस्ट्रिक्ट से था, उसकी हत्या इन्होंने जंगल में कर दी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में और हत्या करके सबको छुपा दिया गया। और इस घटना में जो हथियार यूज हुए थे उसको 3 बंदूकों को इन्होंने अपने घर में छुपा रखा था। तो सतना पुलिस ने इनकी निशानदेही पे 3 हथियार जब्त किए गए हैं और अर्जुन परिहार जो 10,000 रुपये का नामी डकैत है, उसकी हत्या की जो सूचना और जो जानकारी इन्होंने साझे की हैं, ये सारी जानकारी हमने बांदा पुलिस अधीक्षक को दे दी है। अब इसको वेरीफाई करेंगे और जहाँ पे हत्या करके सबको छुपाने की जो जानकारी उसकी पुष्टि करेंगे और अर्जुन की मृत्यु के कारणों के संबंध में पूरी जांच। फिलहाल वक्त एक और ब्रेक का हुआ है, जल्द हाजिर होते हैं। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ANB एक्सप्रेस न्यूज ऑन व्हील्स टाटा स्काई, एयरटेल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, जियो टीवी, गूगल प्ले, यूट्यूब और ऐप स्टोर पर रात 9 बजे ANB न्यूज पर आ रही है। धन्यवाद। चुनौतियों से लड़ा, विकास के पथ पर बढ़ा, मंजिलें मिलती जाती हैं, बिना रुके अब हर पल आगे बढ़ता है, मदद के लिए अब हाथ बेहिचक बढ़ाता है, अपने हौसले से अपनी जरूरतें पूरी करता है। उत्तर प्रदेश ने विकास के लिए अपने प्रयासों को रुकने नहीं दिया, जारी रखा, तेज गति से आगे बढ़ाए। विकास की बुनियाद में है आत्मनिर्भरता। जन जन के हित से अब हर फैसला जुड़ा होता है। नई सोच है, नया नजरिया है, हर दिन यहाँ कुछ नया होता है। हम सबको लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर निरंतर आगे बढ़ना है और उस लक्ष्य के प्रति निरंतर किए गए प्रयास का परिणाम है कि हर एक क्षेत्र में आज उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। तस्वीर बदल रही है और तकदीरें भी। यहाँ बदलाव अब सबको महसूस होता है। हर किसी का हुनर अब चमकता है, अपनी शक्ति का एहसास अब सबको होता है। एकजुट हैं अब सभी क्योंकि समर अभी शेष है। ये नए भारत का
नया उत्तर प्रदेश है। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज एन चैनल नंबर पर। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। उत्तराखंड के बाजपुर चीनी मिल प्रशासन द्वारा मिल में कार्य करने के लिए आउटसोर्सिंग पर रखे गए कर्मचारियों के विरोध में चीनी मिल कर्मचारियों ने जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान चीनी मिल कर्मचारियों ने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को चीनी मिल में प्रवेश करने से रोकने की कोशिश की। बता दें कि बाजपुर चीनी मिल में कारखाने की मरम्मत के कार्य को कराने के लिए चीनी मिल प्रशासन द्वारा आउटसोर्सिंग पर कर्मचारियों को रखा गया है। आउटसोर्स पर कर्मचारियों के रखे जाने की सूचना मिलते ही चीनी मिल कर्मचारियों ने चीनी मिल के मुख्य गेट पर जमकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। सरासर बेईमानी है और मजदूरों के शोषण की साजिश है। हमारे चीनी मिल में वर्षों से हमारे ही कर्मचारी सीजनल परमानेंट वो ऊंचे पदों पर काम करते चले आ रहे हैं और हम लोग बराबर इसकी निरंतर मांग करते चले आए हैं कि उच्च पद पर जो काम कर रहे हैं उसका फिटमेंट किया जाए, पदोन्नति किया जाए। पर वो ना करके एक साजिश के तहत, एक षड्यंत्र के तहत उनके द्वारा ये किया गया है शासन के द्वारा कि आउटसोर्स के कर्मचारियों को भरा जा रहा है, हमारा पदोन्नति बाधित किया जा रहा है। तो मजबूर होकर, बाध्य होकर के आज सारे कर्मचारी और हमारे श्रमिक संगठन आंदोलन करने पे बाध्य हो गए हैं। आंदोलन तब तक चलेगा जब तक कि आउटसोर्स का समाप्त न किया जाए, हमारा फिटमेंट न किया जाए, मृतक आश्रितों का नियुक्ति नहीं किया जाता है, तब तक हमारा आंदोलन अनवरत जारी रहेगा और आउटसोर्स किसी भी कर्मचारी को अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। माननीय मंत्री, गन्ना मंत्री जी की बैठक में प्रतिभाग करने के लिए मैं देहरादून गया हुआ था कल। तो मार्ग में मुझे बताया गया कि इस तरह का कुछ इनके द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया है यहाँ, और पता नहीं किसको सौंपा हुआ ज्ञापन, लेकिन आज सुबह मुझे हमारे सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि सब कुछ लोग जो हैं वहाँ पर चीनी मिल गेट में जो बाह्य सेवा के हमारे कार्मिक हैं और जो हमारे जो यहाँ पर काम करने वाले लोग हैं उनको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। और करीब 9:30 बजे जब मैं ऑफिस आया हूँ 9 बजे के आसपास में, तो उस समय वहाँ पर कोई भी नहीं था और मिल में कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। और चूँकि आउटसोर्स से अभी जो मिल के अंदर काम कर रहे हैं इनकी संख्या मात्र 9 है, वो भी सैंक्शन के अधीन है। यूपी के मुरादाबाद रेलवे पुलिस के अधिकारियों को सूचना मिली कि बिहार से पंजाब जा रही जलपाईगुड़ी / कर्मभूमि एक्सप्रेस ट्रेन में 20 मानव तस्करी करने वाले लोग 63 यात्रियों को तस्करी करके ले जा रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस ने चाइल्ड लाइन और विजिलेंस टीम के साथ बिहार से अमृतसर जा रही जलपाईगुड़ी ट्रेन से 63 यात्रियों को 20 मानव तस्करी करने वाले यात्रियों के साथ सूचना के आधार पर उतार लिया। ट्रेन से उतारे गए 83 यात्रियों में 48 नाबालिग हैं और बाकी बालिग हैं। रेलवे पुलिस विजिलेंस की टीमें तमाम लोगों से अलग अलग तरीके से पूछताछ कर रही हैं। रेलवे स्टेशन मुरादाबाद पे एक सूचना प्राप्त हुई थी कि बिहार से पंजाब जाने वाली कर्मभूमि एक्सप्रेस के कुछ कोचों में कुछ बच्चों को ले जाया जा रहा है। इसके ऊपर त्वरित कार्रवाई जीआरपी द्वारा की गई। लगभग 8 टीमें इसके ऊपर, हर एक टीम एक उप निरीक्षक की अगुवाई में इसमें हमने तैनात करी। 2 SOs एक्स्ट्रा लगाए गए। इसमें बहुत भारी संख्या में बच्चे बरामद हुए हैं। लगभग 80 लोग इसमें अभी तक रिकवर हुए हैं, जिसके अंदर कुछ लोग जो हैं वो 18 साल से ज़्यादा उम्र के हैं, कुछ 18 से कम उम्र के हैं। अभी उनसे लगभग पूछताछ की जा रही है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को भी बुला लिया गया है। इनसे बातचीत होने पर ये बात साफ हो पाएगी कि ये बच्चे कहाँ से कहाँ जा रहे थे और इन्हें कौन लेकर जा रहा था। ये सब बातें जब सामने आएगी, यदि इसमें मुकदमा पंजीकृत कराने की आवश्यकता है तो जीआरपी मुकदमा पंजीकृत करा के वैधानिक कार्रवाई। मैं रेलवे चाइल्ड लाइन का ये NGO है रेलवे स्टेशन मुरादाबाद पे, मैं इसमें एज ए कोऑर्डिनेटर हूँ। सुबह 5:30 बजे मेरे पास बचपन बचाओ आंदोलन के मिश्रा जी का फ़ोन आया, सूर्य प्रताप मिश्रा जी का, कि बिहार से एक ट्रेन आ रही है, उसमें 63 बच्चे हैं।
संस्कृति और पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर और जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने इंदौर के ऐतिहासिक लाल बाग का भ्रमण किया। साथ ही इसके संरक्षण के उपायों पर चर्चा की। मंत्री ने परिसर में स्थित चंपा बावड़ी को भी देखा और इसके संरक्षण के प्रभावी उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश पुरातत्व विभाग को दिए। दृष्टि से आज इसका यहाँ निरीक्षण रखा। आदरणीय तुलसी भैया भी जब संस्कृति मंत्री थे तब उन्होंने यहाँ काम को बहुत तेजी से गति दी थी और मुझे लगता है जो सड़कें आज हमें अंदर आने तक की दिखाई दे रही हैं वो आदरणीय तुलसी भैया जब संस्कृति मंत्री थे उस समय ये बनी हुई। तो उनका भी विशेष लगाव है और हम सब इंदौर के हैं तो मुझे लगता है हम में से हर किसी का चिंता है लाल बाग को लेकर। तो ये अपने बहुत सुंदर स्वरूप को प्राप्त करे, यहाँ से अतिक्रमण गुंडागर्दी ये सब समाप्त हो, इस बात के लिए सब लोग चिंतित हैं। इसका बाउंड्री वॉल बन जाए, इसमें सुंदर नक्षत्र वाटिका बन जाए, इसमें योग के लिए व्यवस्थित स्थान बन जाए। भारतीय मूल के अमेरिकी अभिमन्यु मिश्रा 12 साल 4 महीने और 25 दिन की उम्र में सबसे कम उम्र के चेस ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। अभिमन्यु ने हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में अपना तीसरा जीएम मानदंड हासिल किया, जो पहले ही आवश्यक 2500 ईएलओ रेटिंग पार कर चुके थे। अभिमन्यु ने 12 साल 7 महीने की उम्र में ग्रैंड मास्टर बनकर एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया। रूस के सर्जी करजाविन का उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ डाला। एक जुलाई यानी आज से मंदिरों के श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। हालांकि पहले दिन शिमला के मंदिरों में खासी भीड़ देखने को नहीं मिली, लेकिन श्रद्धालुओं का आना जाना जारी है। सरकार की तरफ से जारी की गई नई गाइडलाइंस के मुताबिक तमाम लोगों को अभी भी कोरोना गाइडलाइंस का ख्याल रखना अनिवार्य है। शिमला स्थित कालीबाड़ी मंदिर के सचिव सोमनाथ ने कहा कि मंदिर के प्रवेश द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। एंट्री सभी की जा रही है। प्रसाद चढ़ाया जा रहा है, लेकिन मंदिर की तरफ से प्रसाद नहीं दिया जा रहा। तिलक की भी परमिशन नहीं दी गई है। मंदिर प्रशासन इसका पूरा खास ख्याल रख रहा है। एसओपी में ऐसा है, जो उनका जो कल मेरे एसडीएम साहब से बात हुई थी तो उन्होंने बोला है जो प्रसाद चढ़ा सकते हैं, लेकिन मंदिर से चरणामृत टिक्का आदि नहीं दिया जाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे। थर्मल स्कैनिंग हो रहा है, रजिस्टर में एंटर हो रहे हैं, सैनिटाइज भी कर रहे हैं। जितने भी एसओपी जो भी गवर्नमेंट के हम वो उसको हम मेंटेन कर रहे हैं सब कुछ अपनी तरफ से। कितना मंदिर खोले हैं। किस तरह से आप श्रद्धालुओं को एंट्री दे रहे हैं यहाँ पर? 17 घंटे 10-10 के समूह में हम अंदर जाने दे रहे हैं और फिर एक तरफ से एंटर हो रहे, दूसरी तरफ से बाहर निकाल रहे हैं। अंदर बैठने के लिए हमने मना कर दिया, जो बैठ नहीं सकता कोई भी। आज पहला दिन है। रुझान अभी कम है, लेकिन लोगों को अभी थोड़ा सा कोरोना से अभी भी थोड़ा सा डर है, बोल के लोग कम आ रहे हैं। तो अभी तक 350 से 350 लोग सुबह से आ चुके हैं। ओके। अदरवाइज कितने लोग आते हैं? अदरवाइज ऐसे तो इस टाइम तक 500-600 तक हो जाना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा कोरोना से भी लोग अच्छी स्कूल भी बंद है, इसलिए लोग आ नहीं रहे। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से सटे पालघर जिले में विश्व पौधारोपण दिवस युवा प्रतिष्ठान द्वारा मनाया गया। इस दौरान करीब 500 पौधे बांटे गए, तो करीब 100 पौधे बोईसर, ओस्तवाल, एम्पायर और परिसर में भी लगाए गए। इस दौरान पूरी तरह से कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया गया। आज 1 जुलाई आज का दिन विश्व का जागतिक दिन है और वृक्षारोपण का दिन है। तो उससे हम लोग ऐसा संदेश देंगे युवा प्रतिष्ठान की तरफ से कि आज ज़्यादा पेड़ लगाए। और अपना आज कोविड चल रहा है, इसकी वजह से ऑक्सीजन की बहुत मात्रा कम हो रही है। इसके लिए वो झाड़ ज़्यादा लगाए और हम लोग वृक्ष वाटप और वृक्षारोपण का काम कर रहे हैं। और हमारे युवा प्रतिष्ठान ऐसा ही करेंगे। आगे जो कोविड का जो होगा उसके लिए हम लोग ज़्यादा मदद करेंगे, यह हमारा उद्देश्य। मुंबई से सटे पालघर जिले के बोईसर क्षेत्र में युवा प्रतिष्ठान बोईसर की ओर से वृक्षारोपण कार्यक्रम और वृक्षा वाटप प्रोग्राम चल रहा है। पौधाकरण दिवस जो है आज जागतिक पौधाकरण दिवस है और इसी को लेके बोईसर में जागरूकता के तहत यहाँ पे लोगों ने पौधाकरण वितरण और पौधाकरण का काम शुरू किया है। बोईसर के युवा प्रतिष्ठान मंडल जो है इसने ये काम शुरू किया है और यहाँ पे लोगों को पौधा वितरण और पौधाकरण का कार्य बोईसर के पिंक सिटी के सामने कार्यक्रम चल रहा है और यहाँ से बोईसर के ओसवाल में पौधाकरण होगा। बताया जाता है कि लगभग 1000 पौधाकरण का टारगेट है इनका और इसी को लेकर बोईसर परिसर में पौधाकरण किया जा रहा है।
क्योंकि कोरोना काल के चलते यहाँ पे ऑक्सीजन की काफ़ी कमी देखी गई थी और पूरे भारत में ऑक्सीजन की कमी थी। उसी को लेके गांव-गांव और क्षेत्र में अब पौधाकरण किया जा रहा है। आज विश्व पौधाकरण दिवस है और इसी को लेके यहाँ पे पौधा वितरण का कार्यक्रम भी चल रहा है। इस लोगों को यहाँ पे पौधा देके यहाँ के जो अध्यक्ष है विक्रम धोड़ी, उनका कहना है कि हर व्यक्ति ने अपने घर में अपने आसपास में पौधे लगाना चाहिए। यहाँ की कमेटी के सारे सदस्य मौजूद हैं और यहाँ पे कार्यक्रम को अंजाम दे रहे हैं। कैमरामैन गुल मोहम्मद के साथ आशा शेख, ANB न्यूज़, बोईसर। तो फिलहाल दमदार समाचार में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।